आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन काम, इससे पहले आप इस कहानी की 156 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 157 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसकी जिस्मानी साख से अंदाज़ा होता था कि वो बाकायदगी से खासी सख्त वर्जिश करने का भी आदी है। कांस्टेबल ने उसका कॉलर छोड़ दिया और रहीम गुल का इशारा पाकर वापस बाहर चला गया। यहाँ क्या हो रहा है? सुमेरा कहाँ है? नौजवान ने वहशत ज़दा लहजे में पूछा और मुतलाशी नजरों से चारों तरफ देखा। आपकी तारीफ? रहीम गुल ने तीखे लहजे में पूछा। वो उसका सरताफा जायजा ले चुका था। बोखलाहट और वहशत ज़दगी की वजह से उसकी वजहात कुछ मुतासर नजर आ रही थी। मैं सुमेरा का मंगेतर हूँ, उसने जवाब दिया। उस बोखलाहट और वहशत के आलम में भी उसके लहजे से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि सुमेरा का मंगेतर होना उसके लिए एक एजाज था। रहीम गुल कई सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश रहा। शायद अब वो एक नए जाविया नजर से उसका जायजा ले रहा था। तुम्हारा नाम? रहीम गुल ने पूछा। सफ्तर मुनीर, नौजवान ने जवाब दिया, फिर अपना सवाल दोहरा दिया। सरकारी अस्पताल के मुर्दा खाने में, रहीम गुल ने जवाब दिया। क्या? सफ्तर ने कुछ इस तरह रहीम गुल की तरफ देखा जैसे उसे ये बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद ना आया हो। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो इस वक्त सरकारी अस्पताल के मुर्दा खाने में होगी और सर्जन उसके पोस्टमार्टम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर पोस्टमार्टम शुरू कर चुके होंगे। उसे कत्ल कर दिया गया है और ये किसी चोर, टाकू या लुटेरे का काम नहीं मालूम होता। रहीम गुल ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। इतनी अफसोसनाक खबर यूं बिला तमहीद किसी को सुना देना अच्छा काम नहीं था, लेकिन बाज़-औक़ात इसमें भी पुलिस वालों की मसलहत होती है। वो अचानक ऐसी खबर सुनाकर किसी का रद्द अमल देखना चाहते हैं। सफदर मुनीर पर उसका खासा शदीद रद्द अमल जाहिर हुआ। आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, मैं ठीक हूँ। वो बात काटते हुए बैठी बैठी सी आवाज़ में बोला। आपको जो पूछना है पूछ लीजिए, बैठ जाएं। रहीम गुल ने एक सोफे की तरफ इशारा किया। उसकी उकाबी नजर सफ्तर मुनीर पर से एक लम्हे के लिए भी नहीं हटी थी। सफदर बैठ चुका तो रहीम गुल सर हिलाते हुए बोला, अच्छा तो आप प्रिंसेस सुमेरा के मंगेतर थे? वो पहले ही की तरह धीमी और बैठी बैठी सी आवाज में बोला। हमारी बाकायदा मंगनी या रस्म वगैरह नहीं हुई थी, लेकिन यह बात तय थी, फैसला हो चुका था कि सुमेरा तीसरी शादी मुझसे करेगी। आप कह सकते हैं कि हमारे दरमियान एक खास ताल्लुक के खातिर था। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मुझे पता चला है कि प्रिंसेस सुमेरा ने अपने लिए शौहर की तलाश के सिलसिले में अखबार में इश्तिहार दिया था। क्या ये सच है? रहीम गुल ने पूछा। हाँ ये सच है। उसकी आवाज कुछ और मध्यम पड़ गई। सफ्तर मुनीर से जो कुछ हमें मालूम हुआ था उसमें चंद बातें अहम थी। पहली ये कि प्रिंस सईद प्रिंसेस सुमेरा के वाले थे और उन्हें अपनी इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। उन्होंने मरते दम में एक वसीयत की थी और वो वसीयत ऐसे गायब हुई थी जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। बड़ी मुश्किलों से वो वसीयत वापस इन लोगों को मिली थी। प्रिंसेस सुमेरा उस वसीयत के मुताबिक अगर किसी लड़के से शादी करती और वो भी उनके किसी फर्म का वर्कर होता तो तब उसे जायदाद में हिस्सा मिल सकता था। इसलिए प्रिंसेस सुमेरा ने एक माह के अंदर अंदर किसी से शादी करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था कि वो उसे 1 महीने के बाद तलाक दे दे ताकि जायदाद उसके नाम मुंतकिल हो सके। प्रिंसेस सुमेरा तलाक लेने के बाद सफ्तर मुनीर से शादी कर लेती क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन इनके दरमियान कोई ऐसी कड़ी थी जो नहीं चाहती थी कि ये जुड़ने पाए, क्योंकि कोई ऐसा नाम दरमियान में था जो आखिरकार ये चाहता था कि हर हाल में सुमेरा की जायदाद उसके नाम हो सके। अगर सुमेरा सफ्तर मुनीर से शादी कर लेती तो यह जायदाद सुमेरा और सफ्तर के नाम हो जाती। सफ्तर मुनीर ने ये बातें करते करते सर झुका लिया। एक लम्हे के लिए बोझल सी खामोशी तारी रही। फिर रहीम गुल बोला, आप अपना बयान जारी रखें। इसमें खासे पेचीदा हालात का तस्करा है, इसमें वक्फा नहीं आना चाहिए। वक्फा आया तो बात कुछ और उलझी हुई महसूस होगी। सफ्तर सर उठाते हुए बोला, मैं बता रहा था कि प्रिंसेस सुमेरा के वकील ने यह कह दिया कि वसीयतनामा लंदन के एक बैंक में महफूज है और उसने उसे वहां से मंगवाने का बंदोबस्त कर लिया है। सुमेरा ने अपनी शादी के लिए जो इश्तिहार दिया था, उस इश्तिहार के जवाब में जिन लोगों ने राब्ता किया उनमें से सिर्फ 2 प्रिंस इंडस्ट्रीज के मुलाजिम थे और वो भी कुछ बेहुदा से ही आदमी मालूम होते थे। चुनाचे मजमून बदल कर किसी और उन्वान के तहत इश्तिहार दिया गया और उसमें फैमिली केसेस लड़ने वाली एक खातून वकील को भी डाला गया जो बहुत समझदार, तजुर्बाकार और मर्दम शनास थी। बड़ी छान फट के बाद आखिरकार उन्होंने एक उम्मीदवार को मुंतखब किया। उसका नाम कामरान दानिश था। यह कहकर न जाने क्यों उसने एक बार फिर ठंडी सांस ली। इस मौका पर मैंने गुफ्तगू में मुदाखलत की। मिस्टर सफ्तर मुनीर, इत्तेफाक से मुझे कामरान दानिश से चंद लम्हे के लिए मिलने का इत्तेफाक हो चुका था। आज से पहले जब मैं प्रिंसेस सुमेरा से मिलकर बाहर जा रहा था तो मुझे गेट पर मिला था। जब मैं प्रिंसेस से मिलने पहुंचा तो दरहकीकत वो कामरान दानिश की मुंतजिर थी और मुझे ही कामरान दानिश समझी थी। उन्होंने उस गलतफहमी में मेरा इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया था। मैंने उसे उनका मजाक समझकर उल्टे सीधे जवाबात देने शुरू कर दिए थे। मैंने अपने आप को बेरोजगार बताया था, लेकिन उन्होंने उस पर हैरत का इजहार नहीं किया था। उनकी मालूमात के मुताबिक तो मुझे प्रिंस इंडस्ट्रीज का मुलाजिम होना चाहिए था। सफ्तर मुनीर ने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो धीमे लहजे में बोला, वो उसे आपका मजाक समझी होगी। उसे मालूम था कि ऐसे किसी उम्मीदवार को उसके पास नहीं भेजा जा सकता था जो प्रिंस इंडस्ट्रीज का मुलाजिम ना होता।
मुझे खामोश होना पड़ा। रहीम गुल बोला, क्या प्रिंसेस सुमेरा ने कामरान दानिश को मुंतखब कर लिया था? जी हाँ। सफ्दर के लहजे में एक बार फिर कुछ खून ख्वारी सी होता आई। सुमेरा ने न सिर्फ उसे मुंतखब कर लिया था बल्कि परसों रात ही खामोशी और राजदारी से उनका निकाह भी हो गया था। तमाम इंतजाम पहले ही मुकम्मल थे। सबसे आम बात यह है कि वो आज शाम भी यहीं सुमेरा के पास मौजूद था। गुस्से की शिद्दत से उसकी आवाज गोया गले में फंस कर रह गई। अब मुझे अंदाजा हुआ कि जब उसने सुमेरा के कत्ल की बात सुनकर गैज़ गज़ब के आलम में दीवार पर 2 घूंसे रसीद किए थे तो उसके जहन में दर हकीकत कामरान दानिश ही का तस्वुर था। उसकी गुफ्तगू के दौरान मैंने ये नतीजा अखज़ किया था कि शायद सारा गैज़ गज़ब अहमद परवेज के खिलाफ था और उसे यही शुबा था कि सुमेरा का कत्ल एक साजिश थी और उसके पीछे अहमद परवेज ही का हाथ था। लेकिन अब बात कुछ बदलती नजर आ रही थी। निकाह हो चुका था। इस खबर पर रहीम गुल भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सका। हैरत का झटका मुझे भी लगा था। ये लोग वाकई फनकार और बहुत तेजी से बहुत कुछ कर गुजरने के आदी मालूम होते थे। सफ्दर ने असबात में सर हिलाया तो रहीम गुल तीखे लहजे में बोला, बड़ी फुर्ती दिखाई आप लोगों ने इस काम में। वक्त तेजी से हमारे हाथ से निकला जा रहा था। हम बहुत परेशान थे। सफ्दर ने गोया उज़र पेश किया। कामरान दानिश हर एतबार से आपके और सुमेरा के मुआहदे पर पूरा उतरा था। रहीम गुल ने दरियाफ्त किया। उसका तफसीली इंटरव्यू तो सुमेरा ही ने किया था और उसी ने ओके किया था। बहरहाल मुझे भी वो आदमी माकूल ही लगा था। आजकल किसी के बारे में यकीन से कुछ कहना मुमकिन नहीं। बज़ाहिर शरीफ और भरोसे के काबिल मालूम होने वाले इंसान निकलते कुछ और हैं। सफ्दर बताने लगा कि अपनी बातों से लालची भी मालूम नहीं होता था। चंद मजबूरियों की वजह से वो इस पेशकश की तरफ मुतवज्जा और फिर आमादा हुआ था। वो सुलझाऊ और तालीम याफ्ता नौजवान था लेकिन नहायत नामसाद हालात का शिकार था। हालात के भंवर से निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा था। मुल्क में फैली हुई बेरोजगारी और अपनी मुआशी मजबूरियों की वजह से वो आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद प्रिंस इंडस्ट्रीज के लिए प्लांट पर तकरीबन मजदूर की हैसियत से काम कर रहा था और वो शादी के इस ड्रामे का एक अहम किरदार बनने के लिए तैयार हो गया। रहीम गुल ने तस्दीक चाही। सफ्दर ने असबात में सर हिलाया। उसके ख्याल में ये एक तरह से उसकी लॉटरी निकलने के आसार पैदा हो रहे थे। उस मसनूई शादी के जरिए उसके हालात बदल सकते थे। 10 लाख उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। वो चंद जरूरी कर्जे उतार कर कफायत शायरी से अपनी और अपनी बहन की शादी कर सकता था। उसके बाद भी कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करने के लिए उसके पास कुछ रकम बच जाती। इस तबके में सब काम कम खर्च तरीके से ही किए जाते हैं। उसके सब मसाइल हल हो सकते थे, वरना बज़ाहिर तो आसार यही बता रहे थे कि वो जिंदगी भर भी हाथ पांव मारता रहा तो शायद कभी यकमुश्त 10 लाख रुपए हासिल न कर सके। और फिर उसके लिए उसे कुछ भी नहीं करना था, बल्कि एक तरह से यह खासा दिलचस्प सा काम था। अब दोनों को यह भी उम्मीद थी कि कानूनी तौर पर सुमेरा का शौहर बन जाने के बाद वो कोई नाजायज फायदा उठाने या किसी मसले पर अड़ने की कोशिश नहीं करेगा। रहीम गुल ने दरियाफ्त किया, नहीं, उस पर यही भरोसा करने को तो फौरन दिल मान रहा था। एक रुकावट अलबत्ता आन पड़ी थी। वो मंगनी शुदा था और उसकी मंगेतर या उसकी कोई कजन ही थी जिसे वो बहुत पसंद भी करता था। कोई बचपन की मोहब्बत वगैरह का किस्सा था। वो खुद तो उस कागजी शादी की तजवीज़ के सिलसिले में फौरन रजामंद हो गया था, लेकिन बस जरा अपनी मंगेतर से इजाजत लेना चाहता था। सुमेरा ने इशारतन उसे मशवरा भी दिया कि उसकी जरूरत नहीं थी। वो बाला ही बाला उस काम से फारिग हो जाएगा और उसकी मंगेतर को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो मुस्तर रहा कि ये एक मशहूर और दौलतमंद लड़की से शादी का मामला था। उसका राज रहना मुश्किल था और वो अपनी मंगेतर के एतमाद को धोखा नहीं देना चाहता था। वैसे भी शादी राज रखने के लिए तो नहीं की जा रही थी। बहरहाल थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद सुमेरा ने उसे इजाजत दे दी और वो अपनी मंगेतर से बात करने चला गया। सुमेरा को अंदेशा था कि शायद वो इस चक्कर को कुछ पुरस्कार महसूस करते हुए खौफजदा हो जाए और वापस ना आए, मगर वो 2 घंटे बाद वापस आ गया। उसने बताया कि उसकी मंगेतर पहले तो रोने पीटने लगी, फिर उसने बहुत से अंदेशों का इजहार किया, लेकिन जब कामरान ने बहुत समझाया बुझाया तो आखिर वो मान गई। बड़ी मुश्किल से आखिरकार बात उसकी समझ में आ गई। आपको उसकी मंगेतर का नाम पता वगैरह मालूम है? रहीम गुल ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं मालूम। सफ्दर ने नफी में सर हिलाया। शायद सुमेरा ने उसके बारे में पूछा हो। मुझे अलबत्ता कामरान का एड्रेस मालूम है। उसका एड्रेस तो खैर प्रिंस इंडस्ट्रीज के रिकॉर्ड में और मारिया मैरिज काउंसिल वालों के पास भी होगा। मारिया मैरिज काउंसिल वालों ने भी उससे तफसीली इंटरव्यू किया था, तभी उसे सिफारिश के साथ आगे भेजा था। एक लम्हे की खामोशी के बाद रहीम गुल बोला, दूसरे लफ्जों में आप कहना चाहते हैं कि कामरान दानिश सुमेरा को कत्ल करके फरार हो गया? मैं ये नहीं कह रहा। सफ्दर ने फौरन एक समझदार इंसान की तरह बाकायदा कोई इल्जाम आयद करने की जिम्मेदारी से बचते हुए कहा, मैं तो एक इम्कान की बात कर रहा हूँ। आखिर उन कौन सुमेरा को कत्ल कर सकता था? आप खुद ही ये नतीजा अखज़ कर चुके हैं कि ये चोरी ठाके की वारदात नहीं है और आज शाम से सुमेरा के पास कामरान दानिश के सिवा कोई मौजूद नहीं था। सुमेरा ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि कामरान उसके पास आया हुआ था। उसने कोई वजह नहीं बताई कि वो क्यों आया हुआ था। रहीम गुल ने फौरन सवाल किया। उसके आने की कोई खास वजह तो नहीं नजर आती थी। निकाह हो चुका था और उसे सुमेरा के साथ नहीं रहना था। यह महज दिखावे की शादी थी। सुमेरा ने मुझे कोई वजह नहीं बताई थी। हो सकता है उस वक्त तक कामरान ने उसके सामने कोई वजह बयान ही न की हो। यह भी मुमकिन है कि कामरान बगैर किसी वजह के ही चला आया हो। सुमेरा बहरहाल जवान, हसीन और जिंदगी से भरपूर लड़की थी। किसी भी नौजवान का उससे मिलने को जी चाह सकता था, खुसूसन जबकि वो कानूनी तौर पर उसका शौहर भी बन चुका था।
एक लम्हे की खामोशी रही, फिर रहीम गुल हिम्मत अफजाई के से अंदाज में बोला, सफदर साहब आप खुलकर बात कीजिए, अपनी एहतियात पसंदी को थोड़ा कम कीजिए। आपने यहाँ आते ही अपने जज्बात के इजहार के सिलसिले में कुछ बेसाख्तगी का मुजाहरा किया था। अगर वो बेसाख्ती बरकरार रह सके तो हमें तफ्तीश में काफ़ी मदद मिल सकती है। अगर आप चाहें तो अपनी कही हुई किसी भी बात को ऑफ द रिकॉर्ड करार दे सकते हैं। हम आपसे इस हद तक ताउन करने को तैयार हैं कि हम भी उसे ऑफ द रिकॉर्ड ही समझेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी हमसे कुछ ताउन करें। हमें आपका असल नुक्ता नज़र मालूम होना चाहिए। मेरे नुक्ता नज़र से क्या होता है जी? वो धीमे लहजे में बोला, बहरहाल आपके इस मुहज़्ज़बाना और हमदर्दाना रवैये का बहुत शुक्रिया। मैं अपने यहाँ की पुलिस से इस किस्म के रवैये की तवक्को नहीं कर सकता था। मैं अपनी ज़िंदगी में जिस मिशन के लिए काम कर रहा हूँ उसका एक छोटा सा हिस्सा ये भी है कि मैं पुलिस का इमेज बनाने और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इमेज बहुत बिगड़ चुका, अब कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उसे बेहतर बनाने की भी कोशिश करे, रहीम गुल ने कहा। सफदर गोया उसकी बातों से हौसला पाकर बोला, मुमकिन है कामरान दानिश कोई खास मकसद लेकर सुमेरा के पास आया हो, वो मकसद पूरा ना हुआ हो, झगड़े और तलकलामी की नौबत आ गई, कामरान से फौरी इस्तेमाल के तहत ये कत्ल हो गया हो। ये भी मुमकिन है कि कामरान पहले से जेन में कोई मकसद लेकर ना आया हो, लेकिन यहाँ आकर उसे कागजी शोहर की बजाय सचमुच का शोहर बनने की सूची हो। वो बहरहाल एक गैर शादीशुदा नौजवान था। यहाँ का खूबसूरत और रोमान परवर माहौल, सुमेरा जैसी लड़की की मौजूदगी, खलवत का एहसास, ये सब चीजें कोई गुल खिला सकती थी। और सुमेरा का इमेज ख्वाह कुछ भी रहा हो, लेकिन ये मैं भी जानता हूँ कि वो कितने मजबूत किरदार की मालिक थी। वो बहक नहीं सकती थी, वो मुजाहमत पर उतर आई होगी, कामरान पर शायद शैतान सवार हो। इस किस्म की किसी मुजाहमत के आसार नजर नहीं आए हैं, रहीम गुल ने जवाब दिया। मजीद बारीकियां पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से वाज़ेह हो जाएंगी। अगर ये कत्ल फौरी इस्तेमाल के तहत नहीं हुआ तो फिर हमें यह फर्ज करना पड़ता है कि कामरान ने कुछ सोच कर सुमेरा को कत्ल किया होगा, लेकिन ये तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। वो एक जरूरतमंद नौजवान है। 10 लाख की जिस रकम की उम्मीद पर वो इस ड्रामे में हिस्सा ले रहा था, इस तरह तो वो भी डूब गई होगी। ये अमेरिका तो है नहीं कि जहाँ बीवी की मौत की सूरत में शौहर और शौहर की मौत की सूरत में बीवी तमाम दौलत जायदाद के मालिक बन जाए। अमेरिका में भी शौहर इसी सूरत में दौलतमंद बीवियों को कत्ल करके सब कुछ हासिल करने की तवक्को रख सकता था, जबकि कत्ल का इल्जाम उस पर ना था। यहाँ तो कत्ल का इल्जाम कामरान पर आ सकता है और उसे किसी भी तरह सुमेरा के मरने का कोई फायदा पहुंचता नजर नहीं आता। अगर वो कत्ल के इल्जाम से बच जाता है तब तो वो मुकदमेबाजी वगैरह के 10 लाख से कहीं ज्यादा हासिल करने की कोशिश कर सकता है। सफदर ने इम्कान जाहिर किया, और उसे कहीं ज्यादा फायदा वाजिदा परवेज को पहुंच सकता है, और उसे फायदा पहुंचने का असल मतलब अहमद परवेज को फायदा पहुंचता है। वो औरत तो खैर इस किस्म की घिनौनी हरकत के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन आपके ख्याल में अहमद परवेज ऐसा सोच सकता है? रहीम गुल ने फौरन कहा, वो तो न सिर्फ सोच सकता है बल्कि खुद महफूज रहते हुए ऐसी किसी भी साजिश को अमली जामा पहनाने के वसाइल और हिम्मत भी रखता है। सफदर ने बिला तामुल जवाब दिया, कोई आपके हिसाब से एक नहीं 2 मशकूक आदमी हैं। रहीम गुल और मैं काफी देर तक सफदर मुनीर के बयानात पर गौर करते रहे। उसके बाद उठकर मैं अपने ऑफिस में पहुंच गया। मेरी नजर में अब भी गुज़िश्ता रात के तमाम मनाजिर घूम रहे थे और मैं उनकी तमाम जुज़वियात पर गौर करने की कोशिश कर रहा था। मेरे जहन के किसी गोशे में कोई खालिश थी, लेकिन मैं उसकी वजह समझने से कासिर था। ख्यालों की झील में जैसे कोई मछली थी जो इधर उधर मचलती फिर रही थी मगर हाथ नहीं आती थी, और कोई गैबी कुव्वत कह रही थी कि उसे पकड़ना बहुत जरूरी था। अभी मैं उस कोशिश में उलझा हुआ था कि इंतकाम के बुज़र ने ख्याल की नाजुक डोरी तोड़ दी। अंबर ने बताया कि कोढ़ल जान कड़ियाली का फोन था। मैं उसके फोन की तवक्को कर रहा था। मेरी हदायत पर अंबर ने लाइन मिलाई तो कोढ़ल रो देने वाली आवाज में बोला, साईं ये क्या हो गया, हमारी तो नैया ही डूब गई, हालांकि हमने आप जैसे आदमी को नाखुदा बनाया था। क्या हो गया ब्रादर कोढ़ल? मैंने जरा अनजान बनते हुए कहा, ये फिल्मी किस्म के मुकालमे क्यों बोल रहे हो? साईं ये फिल्मी मुकालमे नहीं, मेरे दिल की आवाज़ है। वो कुछ और रकत सदा सी आवाज़ में बोला। मैं तो समझ रहा था कि आपके ताउन से मैं नुकसान से बच जाऊंगा, मगर वो तो बेचारी लड़की ही मर गई। और हाँ, ये आप इतने अनजान क्यों बन रहे हैं, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपकी तो उस हसीना के पहलू में तस्वीर छपी है। साईं मुझे तो लगता है कि अब मेरी रकम बिल्कुल ही डूब जाएगी, बल्कि मुझ पर जुर्माना और हर्जाना भी पड़ेगा। कोढ़ल यार बड़े अफसोस की बात है, तुम्हें एक खूबसूरत जवान और बेकसूर लड़की के कत्ल का कोई दुख नहीं है, सिर्फ अपनी माली नुकसान की फिक्र पड़ी हुई है। मैंने किसी हद तक मुलामत के से अंदाज में कहा। कोढ़ल के अंदाजे गुफ्तगू से एक अजीब सी सादगी छलकती थी। वो सामने ना होता और उसकी गुफ्तगू सुनी जाती तब भी एहसास होता था कि कोढ़ल सादा दिल शख्स बोल रहा है, और वो ही बोल रहा है जो उसके दिल में है। मुनाफिकत या जमाना साजी उसे बिल्कुल नहीं आती थी। तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं खुद अब जरा दूसरे काम में लग गया हूँ। मुझे प्रिंसेस सुमेरा के कातिल को तलाश करना है। मैंने कहा, इस काम की फीस आपको कौन देगा? वो कदरे हैरत से बोला, कोई भी नहीं। मैंने जवाब दिया, तुमसे किसने कहा है कि मैं हर काम फीस लेकर करता हूँ? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आप तो मर्जी के मालिक है साईं। हाँ साईं, बड़े लोगों की बड़ी बातें। कोढ़ल ठंडी सांस लेकर बोला, कातिल को आप तलाश करेंगे तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस का फर्ज है मदद आपकी, वो मेरी मदद करेगी। मैंने जवाब दिया, अच्छा वाकई? वो बेयकीनी से बोला, अगर वाकई आपकी मदद पुलिस करेगी तो फिर अल्लाह आप पर रहम करे। अल्लाह तो खैर हर हाल ही में सब पर रहम करे। वैसे इंस्पेक्टर इस सिलसिले में तुमसे भी मिलने आएगा,
जो इस केस की तफ्तीश कर रहा है। मैंने गोया उसे खबरदार किया मुझसे मिलने। वो गोया कुछ परेशान हो गया। मगर मैंने क्या किया है भाई? पुलिस सिर्फ उन्हीं लोगों से तो मिलने नहीं जाती जिन्होंने कुछ किया होता है। कभी कभी वो ऐसे लोगों से मिलने भी पहुंच जाती है जिन्होंने कुछ नहीं किया होता। मैंने उसे छेड़ा। मरवा दिया साईं, मुकराह कर बोला। साईं, इसको कहते हैं नमाज बख्शवाने जाना और रोजे गले पड़ जाना। आपको क्या जरूरत पड़ी थी मेरा नाम लेने की? आपको शायद पता नहीं है कि पुलिस को तो नामों की तलाश रहती है। नामों की फहरिस्त जितनी लंबी होगी उतने ही उनके हालात बेहतर होंगे। तुम्हें इतना ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं और ना ही इधर उधर खिसकने की कोशिश करना। खामखा तुम्हारी पोजीशन मशकूक होगी। मैंने उसे समझाया। अभी मैंने रिसीवर रखा ही था कि रहीम गुल का फोन आ गया। मैंने उसकी आवाज सुनते ही कहा, मैंने बारहा महसूस किया है कि पुलिस वालों की उम्र शैतान की तरह लंबी होती है। अभी चंद में पहले ही तुम्हारा जिक्र हो रहा था। कहाँ लंबी उम्र होती है? और ठंडी सांस लेकर बोला, आज सुबह ही मुंह अंधेरे साइड के इलाके में डाकुओं से मुकाबला करते हुए 4 पुलिस वाले मारे गए। उनमें से किसी की उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं थी। एक लम्हे की मुतासफाना खामोशी के बाद मैंने कहा, खैर ऐसा तो कभी कभार होता है। मेरा जिक्र किस सिलसिले में हो रहा था? उसने पूछा। मैंने उसे बताया तो वो बोला, मैंने कोडल से मिलने का इरादा मुलतवी कर दिया है। ख्वामुख्वाब वक्त आया होगा। मुझे उसे कोई काम की बात मालूम होने की तवक्को नहीं। कमाल है, मैंने बेयकीनी से कहा। कभी कभी तो तुम बिल्कुल इस तरह अकल की बात करने लगते हो जैसे तुमने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। बेचारे कोडल का ख्वामुख्वाब खून खुश्क होता। मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए रहीम गुल बोला, कामरान दानिश पुलिस के हाथ नहीं आ सका। कितना खुशकिस्मत है। मैंने फौरन लुकमा दिया। वो दांत पीस कर बोला, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुमसे फोन पर बात करने के बजाय हमेशा रूबरू बात किया करूँ और हाथ में एक मोटा सा डंडा रखा करूँ। जब भी तुम बेमौका किसी बात में दखल दो फौरन वो डंडा तुम्हारी खोपड़ी पर रसीद करूँ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। मैंने तवील सांस लेकर कहा। वो गोया सुनी अनसुनी करते हुए बोला, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि अगर तुम्हारी खोपड़ी पर डंडा मारने से बोसा निकलकर बाहर बिखर गया तो ख्वामुख्वाह काम बढ़ जाएगा। ये मेरी खोपड़ी है, किसी पुलिस वाले की नहीं। मैंने कहा। बहरहाल तुम अपना बयान जारी रखो। बयान बस यही है कि कामरान दानिश रात को कुछ घबराया हुआ घर पहुंचा था। घर से मुराद उसके मामू का घर है। अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद से वो अपनी बहन समेत अपने एक बेउलाद मामू के घर रहता है, क्योंकि वो दोनों बहन भाई अलग घर में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। रात वो घबराया हुआ घर पहुंचा और अपनी बहन को साथ लेकर मामू को कुछ बताए बगैर कहीं चला गया। लगता है वो रुपोश हो गया है। रहीम गुल ने बताया। तुमने उसकी जगह उसके मामू को तो नहीं उठा लिया? तुम लोग यही करते हो। बेटा ना मिले बाप को उठा लो, साला ना मिले बहनोई को उठा लो, अंडा ना मिले तो मुर्गी को उठा लो, गधा ना मिले तो अफसल चौधरी को उठा लो। उसने लुकमा दिया। हालांकि उस पर गधा बुरा बना सकता है। उससे पहले कि मैं जवाबी हमला करता वो ठंडी सांस लेकर बोला, यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि हर वक्त हर जगह ऐसा नहीं होता। 100 में कोई एक आध केस ऐसा हो जाता है और वो न जाने कितने अरसे के बाद और किस किस के मौका पर ज़रूर मिसल बन जाता है। कभी कभी सिर्फ इसलिए भी हम ऐसा करते हैं कि हमें यकीन होता है कि हमें चक्कर दिया जा रहा है और इस तरह का कोई हथकंडा इस्तेमाल करने से असल बंदा पेश हो जाता है। रहीम गुल का सिलसिला मुनक़ता हुआ तो अंबर की काल आ गई। कोई लड़की मुझसे मिलना चाहती थी और इंतहाई संजीदा मामले मिलना चाहती थी। ओह, ये तो कोई संजीदा रूह मालूम होती है। मैंने संभल कर बैठते हुए कहा, इसे जल्दी से अंदर भेजो। बाकी कुछ संजीदा मामला है या महज ड्रामा ही है? अंबर सारी लाकर वापस चली गई। चलने बाद जो लड़की झिझकते हुए कमरे में दाखिल हुई उसे हुस्न सादा की एक दिलकश तस्वीर कहा जा सकता था। वह मामूली लेकिन साफ सुथरे लिबास में थी। वो मेज के करीब आन रुकी और फैली फैली हैरान सी आंखों से एक टुक मेरी तरफ देखने लगी। क्या वाकई मिस्टर अफसल चौधरी आप ही हैं? उसने सरगोशी किसी अंदाज में पूछा। उसे गोया यकीन नहीं आ रहा था। जी हाँ, आपको इसमें कोई शक है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, शक तो नहीं है। वो अजीब से अंदाज में सर हिला कर रह गई। इसमें इतनी हैरत और बेयकीनी की क्या बात है? मैंने बेदस्तूर मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो दरअसल आप मेरे तसव्वुर से बहुत मुख्तलिफ है। वो हिचकिचाहट हमें से अंदाज में बोली। अगर आपको मायूसी हुई है तो माजरत खा हूँ। मैंने हुई दिली से कहा। नहीं, ये बात नहीं। उसने गोया मेरी गलतफहमी दूर करने के लिए जल्दी से अपना मरमरी हाथ हिलाया। मायूस कुन तो मेरा तसव्वुर था। हालांकि मैं अखबारों में आपकी तस्वीर भी देख चुकी थी, मगर मुझे यकीन नहीं था कि उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया और उसके होंठ एक बार फिर काम कर गए। फिर यकदम जैसे उसकी जुबान से बेरब्त लफ्ज़ों का सैले रवा फूट पड़ा। वो दरअसल मैं कामरान के सिलसिले में आई थी और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। पुलिस उसकी तलाश में है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मैंने तो उससे कहा था कि वो भी मेरे साथ यहाँ आए, लेकिन वो नहीं माना। वो तो मुझे भी मना कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैंने ट्रैफिक के सिपाही की तरह हाथ उठाकर उसके अल्फाज की गाड़ी को रोका और अपने करीब पड़ी एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले आप आराम से बैठ जाइए। वो बैठ गई, लेकिन अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे जरा से खटके पर भाग निकलेगी। पहले उसके हुस्न सादा ने मेरे दिल की धड़कनों को बेतरतीब किया था, लेकिन अब किसी और सबब से मेरे दिल तेजी से धड़कने लगा था। रहीम गुल ने शहर के तकरीबन सब थानों को कामरान दानिश की तलाश में मुस्तैद रहने के लिए कहा था। उसके बावजूद मुझे उसकी कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं थी। ये शहर एक समंदर था, इसमें सैकड़ों जाने पहचाने कातिल और बदमाश एक बार लापता हो जाते थे तो उन्हें तलाश करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता था। कामरान तो फिर भी एक आम सा नौजवान था और पुलिस के पास उसका कोई खास रिकॉर्ड नहीं था।
थोड़ा बहुत हुलिया बदल कर बाज़ जगहों पर तो वो पुलिस के सामने से भी गुजर जाता, तब भी शायद किसी को पता नहीं चलता। लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती थी कि उसके बारे में एक हसीन सुराग खुद चलकर मेरे पास आ गया था। मेरा ख्याल है पहले कुछ तारुफ हो जाए। मैंने मुस्कुराते दोस्ताना लहजे में कहा। मैं चाह रहा था कि उसका इज़्तिराब कुछ कम हो जाए। उसके जहन में यकीनन ख्यालात का हजूम था। मेरे लहजे और रवैये से उसे कुछ हौसला हुआ और वो कुर्सी पर जरा पीछे को होकर बैठ गई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा नाम रुबाब नहीं सफिया है। आपकी सेक्रेटरी को मैंने अपना नाम डर के मारे गलत बताया था। अब उसका लहजा कदरे पुरस्कून था। मैं कामरान के मंगेतर हूँ और आपके पास मदद की उम्मीद लेकर आई हूँ। आपका ये कार्ड मुझे कामरान ही ने दिया है। उसने मेरा विजिटिंग कार्ड ऊंचा करके मुझे दिखाया और तब मुझे याद आ गया कि मैंने कार्ड कामरान को उस वक्त दिया था जब मैं प्रिंसेस समैरा के स्टूडियो से निकल रहा था और वो उम्मीदवार की हैसियत से वहाँ पहुँचा था। मैंने उसी उम्मीद पर कार्ड उसे दिया था कि शायद कभी कुछ हक़ाइक़ मालूम करने के सिलसिले में उससे कुछ मदद मिले। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो कार्ड उन हालात में और इस तरह उससे राब्ते का जरिया बनेगा। सफिया बात जारी रखते हुए कह रही थी, कामरान का आपसे सिर्फ एक मरतबा और वो भी चंद लम्हे के लिए सामना हुआ है। उसके बाद हमने आज दोपहर के अखबारात में आपकी तस्वीर देखी है और तज़किरा पढ़ा है, लेकिन महज इतनी सी शनासाई की बुनियाद पर न जाने क्यों उसे उम्मीद थी कि आप उसकी मदद करेंगे और मेरे दिल ने भी यही गवाही दी। हमारे ख्याल में आप एक मेहरबान, खरे और जुरातमंद आदमी हैं। आपका चेहरा यही कहता है, लेकिन आपके बारे में ये राय कायम करने के बावजूद कामरान मेरे साथ आपके पास आने की जुरात नहीं कर सका। आखिर बड़ी बहस तो तमहीज़ के बाद मुझे अकेले ही आना पड़ा। उसके गुलाबी होंठ खुश्क हुए जा रहे थे और वह बार बार उन पर जुबान फेर रही थी। मैं नहीं चाहता था कि बाहर से किसी को बुलाऊं और गुफ्तगू में खलल पड़े। मैंने खुद उठकर अपने कमरे के छोटे से फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल निकालकर उसके सामने रखी। उसने बेजा तकल्लुफ का मुजाहिरा नहीं किया और स्ट्रा होंठों में दबाकर चंद घूंट भरने के बाद गहरी गहरी सांसें ली। अब वो बिल्कुल पुरसकून नजर आने लगी थी और यकायक ही उसकी शख्सियत कुछ बदली बदली सी दिखाई देने लगी। मैंने महसूस किया कि उसमें तो बला की खुद एतमादी थी। मैंने बज़ाहिर नहायत सरसरी से अंदाज में पूछा, कामरान है कहाँ? वो इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि रवानी में उस सवाल का जवाब दे जाती। वो इत्मीनान से बोली, ये बात अब मैं इस तरह यकदम तो नहीं बता सकती। पहले मुझे आपसे ये यकीन दहानी हासिल करना होगी कि आप पुलिस को नहीं बताएंगे। लेकिन तुम ऐसी बेवकूफ़ाना यकीन दहानी क्यों हासिल करना चाहती हो? मैंने मुलाहिमा से पूछा। क्योंकि प्रिंसेस समैरा को उसने कत्ल नहीं किया, वो जोर देकर बोली। फिर तो उसे ज़रूर पुलिस के सामने पेश हो जाना चाहिए। इस तरह गायब होकर तो अपना केस मजीद ख़राब कर रहा है। मैंने कहा, यह आपने अच्छी कही कि उसे ज़रूर पुलिस के सामने पेश हो जाना चाहिए। वो तलक से लहजा में बोली, ताकि वो मार मार कर उसकी चमड़ी उधेड़ दे, हड्डियाँ तोड़ दें और एतराफ़ जुर्म करवा लें कि प्रिंसेस समैरा को उसी ने कत्ल किया है। वो एक मशहूर और दौलतमंद औरत थी। उसके कातिल को गिरफ्तार करने के सिलसिले में पुलिस पर काफ़ी दबाव होगा। इस वक्त उसकी पूरी कोशिश ये होगी कि अगर कातिल हाथ नहीं आता तो जल्दी से कुर्बानी का कोई बकरा ही मिल जाए जिसकी गर्दन में फांसी का फंदा फिटा सकता हो। मैंने हद्दुल इम्कान दोस्ताना और किसी हद तक मुरब्बियाना अंदाज में मुस्कुराने की कोशिश की। पुलिस के बारे में जो कुछ मशहूर है, जो कुछ फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है, कुछ देर के लिए उसे भूल जाओ। इन बातों को कैसे भूल सकता है अफजल चौधरी साहब? ये कहानियां तो गली गली बिखरी हुई हैं। उसके लहजे में तलखी बरकरार रही। हमारे पास तो कामरान को बचाने के लिए भाग दौड़ के सिलसिले में खर्च करने के लिए 1000 रुपया भी नहीं है। और ये प्रिंसेस समैरा जैसी औरत का मामला है। पुलिस न जाने कामरान का क्या हशर करे, उसका रवैया और उसके मुतालबात न जाने क्या हो। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने पूछा। मैं चाहती हूँ आप कामरान को बचाने में मेरी मदद करें। उसके एवज आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। अचानक वो फैसला कुन लहजा बोली, हर बात? मैंने अपनी हैरत को छुपाते हुए तस्दीक चाहिए। हाँ, हर बात। वो कुछ अजीब सहरज़दा अंदाज में बोली। उसके अंदर जैसे कोई और रूह हलूल कर गई थी और वो उसी के असर में बोल रही थी। मैं भी एक टुक उसकी तरफ देख ही रहा था को मेरी कुर्सी के अकब में आ गई। दूसरे हिले में उसकी बाहें अकब से मेरे गले में हमायल थी और मैं अपने रुखसारों पर उसके मुर्तइज सांसों की तपश महसूस कर रहा था। मुझे जिंदगी में कदम कदम पर नित नए हैरतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन कम अज कम उस वक्त मैं उस तरह की किसी हैरत की तवक्को नहीं कर रहा था। सफिया ने बिलाशुबा मुझे एक अनोखी हैरत से दो चार किया था। मुझे उस तरह की लड़की हरगिज दिखाई नहीं दी थी। उसके तौर अतवार देखकर चंद लम्हे पहले तक मुझे शुबा भी नहीं गुजरा था कि वह ऐसा पैंतरा बदलेगी। मेरा तजुर्बा तो यही था कि उस तबके और अंदाजो एतवार की लड़कियां किसी के रुझाने पर भी उन रास्तों की तरफ मायल नहीं होती थी, खुसूसन जबकि वो किसी मर्द के साथ या शादी के बंधन में हो या मंगेतर बन चुकी हो। हैरत के उस झचके ने मुझे कुछ देर तक किसी भी रद्द अमल के लिए बाज रखा। फिर मैं नहायत आहिस्तगी से उसके बाजू अपनी गर्दन से हटाए और रिवाल्विंग चेयर घुमाकर उसकी तरफ देखा। वो अपने होंठ दांतों में दबाए सर झुकाए खड़ी थी। उसके रुखसार जो कुछ देर पहले तक सफ़ेद थे अब दहकते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन मैं उन्हें छोड़कर उसकी तपश का अंदाजा करना नहीं चाहता था। तुमने वाकई मुझे हैरान कर दिया है, मैंने धीमे लहजे में कहा। किस तरह? उसने नजरें उठाए बगैर पूछा। अपने आप को रिश्वत के तौर पर पेश करके, मैंने जवाब दिया। सुना है मर्दों में ये मकबूल तरीन रिश्वत है। वो दोनों हाथों की मरमरी उंगलियां एक दूसरे में फंसाते हुए बोली, सिर्फ सुना है, अमली तजुर्बा नहीं है। मैंने अपनी नज़र उसके चेहरे पर मरकूज रखी। नहीं, उसने दफी में सरी रहा। यह मेरी पहली कोशिश थी। मैं एक लम्हे के लिए खामोश रहा। उसकी झुकी झुकी आंखों रुखसारों पर कुछ ज्यादा ही शिद्दत से नमूदार होने वाली सुर्खी महसूस हो रही थी कि वो सच ही कह रही थी, जिससे मेरी हैरत और भी
बढ़ रही थी। आखिर ये उसे सूझी क्या थी? तुमने पहली बार ही तजुर्बे के लिए किसी सही आदमी का इंतखाब नहीं किया। बिलाकर मैंने गहरी सांस लेकर कहा, क्यों, क्या आप बहुत शरीफ, नेक और पारसा आदमी हैं? अब गोया अपनी जुरात को मुजतमा करते हुए उसने नजर उठाई। उन आंखों में भी गुलाबी टोरे तैरने लगे थे। उसके वजूद में यकीनन तुगयानी आई हुई थी। बातों से यही लगता था कि ये उसका पहला मरहला था और मजबूरन और बादल नुख्वास्ता करने जा रही थी। मैं नेक, शरीफ और पारसा आदमी हरगिज नहीं, मैंने कहा। मैं तो इस किस्म का कोई दावा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो फिर मसला क्या है? उसने मेरी आंखों में झांका। वो जुरातमंद नजराने और जुरातमंद बनने की पूरी कोशिश कर रही थी। अब उसके लहजे में इर्ताज नहीं था। मसला कुछ भी नहीं है, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। उसी कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ जिससे तुम उठ कर आई हो। उसने मजरूह सी नजरों से मेरी तरफ देखा, ताहम मेरी हदायत पर अमल किया। उसे गोया कुछ मायूसी हुई थी। उसके रुखसारों से शफक का रंग उतरने लगा, ताहम वो उलझन में पड़ गई थी। मैंने मुलायमे से कहा, मसला सिर्फ यह है कि जिंदगी के बारे में मेरे अपने कुछ फलसफे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं चल सकता। मैंने इस तरह कभी किसी मजबूर लड़की का रिश्वत का नजराना कबूल नहीं किया, ख्वाह वो कोई चलती फिरती सी चीज क्यों ना रही हो। चलती फिरती सी लड़कियां भी कभी कभी किसी मजबूरी के फंदे में फंस जाती हैं। उनके लिए तो अपने आप को रिश्वत के तौर पर पेश कर देना कोई मसला ही नहीं होता, और वहां तो कोई बहुत बुलंद बाला इखलाकी कदरें भी आड़े नहीं आती। इसके बावजूद मैं ऐसी किसी पेशकश से कभी इस्तेफादा नहीं कर सका। तुम तो फिर भी एक शरीफ लड़की हो, लेकिन क्यों, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उसकी उलझन गोया बढ़ गई। इसलिए कि ये मुझे एक घटिया किस्म की ब्लैकमेलिंग महसूस होती है, और मैं ना तो घटिया हूँ और ना ही ब्लैकमेलर, मैंने जवाब दिया। ओह, उसने सिर्फ इतना कहा और गहरी सांस लेकर कुर्सी के पुश्ते से सर टिका लिया। बात गोया किसी हद तक उसकी समझ में आ गई थी। रफाकतें वही अच्छी लगती हैं जो किसी के दिल में तलब बनकर उभरें और दोस्ती या पसंदीदगी के रास्ते से होती हुई कोई मंजिल तक पहुंचे। ये तो कोई बात ना हुई कि मजबूरी आपको किसी अजनबी तक ले आई और पहली मुलाकात में आपने खुद को माले गनीमत की तरह किसी के सामने रख दिया। मैं ताल्लुक वास्ते और रफाकत का आदमी हूँ। इसके बाद जो कुछ भी हो वो अच्छा लगता है। तुमने जिस शॉर्टकट के जरिए सारे फासले मिटाए हैं उसमें मेरे लिए कोई कशिश नहीं। ये बहुत ही बेहुदा और बेहिस से लोगों के पसंदीदा रास्ते हैं। मैंने बहुत ही ठहरे ठहरे से लहजे में सब कुछ कहा। मैं समझ गई। उसने सर हिलाया और उसका चेहरा बता रहा था कि वो वाकई बात समझ गई थी। उसने बहुत ही अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा। वो दिल को लहू कर देने वाली नजरें थी। उसकी आंखों में नमी सी झलक आई। वो दोबारा बोली तो उसकी आवाज मुर्तइज थी। आप ख्वाबों ख्यालों के आदमी हैं। मेरा ख्याल था कि आप जैसे आदमी सिर्फ अफसानों और कहानियों में पाए जाते होंगे। ये बात मुझसे पहले भी किसी ने कही थी, लेकिन मैं बहरहाल इसी दुनिया में मौजूद हूँ और बहुत गुनहगार सा आदमी हूँ। मैं इसी दुनिया की एक जीती जागती हकीर सी हकीकत हूँ। ये बात पहले भी आपसे मुझ जैसी ही किसी बदनसीब ने कही होगी, जिसने अपनी दानिश में बहुत ही कामयाब फार्मूला आजमाना चाहा होगा। वो अफसुरता से लहजे में बोली, इस बात को जाने दो कि वो कौन थी। मैंने कहा, ठीक है। उसने सर झटका और दोनों हाथ चेहरे पर फेर कर गोया किसी किस्म की गनूदगी या खुमार को जहन से झटकने की कोशिश की। फिर कुछ बदले हुए से लहजे में बोली, चलिए ये बात तो यहाँ तक थी, लेकिन इससे आगे भी एक बात है। गोया एक जहान हैरत से आगे दूसरा जहान हैरत है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शायद आपके लिए ऐसा हो, लेकिन जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ मेरे अपने ख्याल में उसमें हैरत की कोई बात नहीं है। वो कुछ सोचती हुई बोली, चलो ये फैसला तो बाद में होता रहेगा, तुम कहो तो सही, क्या चाहती हो? मैंने तजस्सुस से पूछा। मैं आपको कैसी लगी हूँ? वो कुर्सी पर जरा ऊंची होकर बैठते हुए बोली, बहुत अच्छी। मैंने दयानतदारी से जवाब दिया। मैं जब आपके करीब आई तो आपके दिल की धड़कनें तेज हुई थी, बहुत ज्यादा। मैंने इस बार भी दयानतदारी से जवाब दिया, बल्कि अब मुझे तो कुछ यूं महसूस होने लगा था कि जैसे मेरा दिल कनपट्टियों में धड़क रहा था और किसी कान के रास्ते बाहर आने वाला था। हकीकत ये थी कि इसके सवालों पर मेरी धड़कनें अब भी तेज हो रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि दर हकीकत वो कहने क्या चाह रही थी। वो गोया अपनी तमाम तवानाइयां और तमाम तर जुरात एक नुक्ते पर मरकूज करते हुए अहम बात कहना चाहती थी। गोया अहम मरला तय कर गुजरना चाहती थी। मेरा यह ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। वो थूक निकल कर जल्दी से बोली, तो फिर आप मुझे अपनी दाश्ता बना लीजिए। मुझे वाकई हैरत का दूसरा जोरदार झटका लगा। फिर उसे गोया कोई बात याद आई और वह कदरे मुसरमाना से अंदाज में बोली, आपने अभी जो कुछ कहा था मैं उसका भी ख्याल रखूंगी। मैं यकायक कारोबारी अंदाज में आपके सर पर मुसल्लत नहीं रहूंगी। मैं आपके पास आना जाना शुरू करूंगी। हमारे दरमियान दोस्ती इस्तवार होगी। मैं आपको अच्छी तो लगी हूँ। 2-4 मुलाकातों के बाद आप मुझसे ज्यादा मुझे पसंद करने लगेंगे। बहुत खूब। मैंने मुस्कुराते हुए बहुत गौर से उसकी तरफ देखा। गोया ये भी कोई डिश तैयार हो रही है जिसमें अपनी पसंद के अज्जा शामिल किए जा सकते हैं।